भारत में कारों की कहानी किसी मशीन से शुरू नहीं होती। यह कहानी शुरू होती है आजादी के बाद के उस भारत से, जो सपने तो देख रहा था लेकिन संसाधनों से खाली था। 1947 में देश आजाद हुआ, लेकिन सड़कों पर आजादी नहीं थी। ज्यादातर लोग पैदल चलते थे, साइकिल चलाते थे या फिर बैलगाड़ी और बसों पर निर्भर थे। कार उस समय सिर्फ एक वाहन नहीं थी, वह सत्ता, ताकत और अमीरी की पहचान थी। आजादी के बाद भारत की प्राथमिकता अलग थी। देश को भूख से लड़ना था, गरीबी से लड़ना था और उद्योग खड़े करने थे। सरकार का ध्यान भारी उद्योग, रेलवे और सार्वजनिक परिवहन पर था। निजी कारों को विलासिता माना जाता था। यही वजह थी कि शुरुआती दशकों में भारत में कार उद्योग लगभग ठहरा हुआ रहा। 1950 और 60 के दशक में अगर भारत की सड़कों को देखा जाए तो कुछ ही नाम दिखाई देते हैं: हिंदुस्तान एम्बेसडर और प्रीमियर पद्मिनी। एम्बेसडर असल में ब्रिटेन की मॉरिस ऑक्सफोर्ड का भारतीय संस्करण थी। भारी बॉडी, चौड़ा बोनट, गोल हेडलाइट्स और एक ऐसी मौजूदगी जो दूर से ही पहचान में आ जाए। यह कार नेताओं, सरकारी अफसरों और पुलिस की पहचान बन गई। अगर किसी शहर में काफिला निकलता था तो एम्बेसडर सबसे आगे होती थी। प्रीमियर पद्मिनी थोड़ी छोटी और स्टाइलिश मानी जाती थी। यह फियाट 1100 पर आधारित थी और कुछ हद तक मध्यम वर्ग के अमीर हिस्से तक पहुंची। लेकिन सच्चाई यही थी कि आम आदमी के लिए कार अब भी सपना ही थी। वजह सिर्फ कीमत नहीं थी, बल्कि सिस्टम था। भारत में उस समय लाइसेंस राज था। किसी भी कंपनी को कुछ बनाने के लिए सरकार से दर्जनों मंजूरियां लेनी पड़ती थीं। विदेशी कंपनियों पर सख्त पाबंदियां थीं। नतीजा यह हुआ कि प्रतियोगिता नहीं थी, तकनीक नहीं बदली, डिजाइन नहीं बदले। दशकों तक वही दो कारें, वही इंजन, वही फीचर्स चलते रहे। ग्राहक के पास कोई विकल्प नहीं था। अगर आपको कार चाहिए तो आपको वही लेना होगा जो मिल रहा है। न माइलेज की गारंटी, न सेफ्टी की, न आराम की। फिर भी लोग सालों इंतजार करते थे, बुकिंग कराते थे और जब कार मिलती थी तो उसे परिवार का सदस्य मानते थे। लेकिन दुनिया बदल रही थी। 1970 के दशक के अंत तक सरकार को यह एहसास होने लगा कि अगर भारत को आगे बढ़ना है तो आम आदमी को निजी परिवहन देना होगा। बसें और ट्रेनें पर्याप्त नहीं थीं। भारत के शहर फैल रहे थे, मध्यम वर्ग उभर रहा था और लोगों के सपने बड़े हो रहे थे। यहीं से भारत की कार क्रांति का बीज बोया गया। 1981 में एक ऐतिहासिक फैसला लिया गया। भारत सरकार ने जापान की सुजुकी कंपनी के साथ मिलकर मारुति उद्योग लिमिटेड की स्थापना की। यह फैसला सिर्फ एक कंपनी शुरू करने का नहीं था, यह सोच बदलने का फैसला था। सरकार चाहती थी एक ऐसी कार जो सस्ती हो, भरोसेमंद हो, कम पेट्रोल खाए और आम आदमी खरीद सके। 1983 में मारुति 800 लॉन्च हुई। यह पल भारतीय इतिहास में मील का पत्थर था। मारुति 800 छोटी थी, हल्की थी, उसका डिजाइन साधारण था, लेकिन वह क्रांतिकारी थी। पहली बार एक कार ऐसी आई जिसे मध्यम वर्ग खरीद सकता था। पहली बार ईएमआई का कॉन्सेप्ट लोकप्रिय हुआ। पहली बार कार सिर्फ अमीरों की चीज नहीं रही। मारुति 800 ने सिर्फ सड़कें नहीं बदलीं, 800 उसने समाज बदला। लोग अपने परिवार को लेकर घूमने लगे, लंबी दूरी की यात्राएं आसान हो गईं। कार अब एक सपना नहीं, एक लक्ष्य बन गई। जहां एम्बेसडर ताकत और सत्ता का प्रतीक थी, वहीं मारुति 800 मेहनत और प्रगति का प्रतीक बन गई। यही वजह थी कि देखते ही देखते मारुति भारत की सबसे बड़ी कार कंपनी बन गई। 1980 के दशक के अंत तक भारत में कारों का मतलब मारुति हो गया। सरकार, जो पहले कारों को विलासिता मानती थी, अब खुद इस क्रांति का हिस्सा बन चुकी थी। लेकिन असली बदलाव अभी बाकी था। 1991 में भारत की अर्थव्यवस्था लगभग संकट में थी। विदेशी मुद्रा भंडार खत्म हो रहा था। तब सरकार ने एक साहसी फैसला लिया, आर्थिक उदारीकरण। लाइसेंस राज धीरे धीरे खत्म हुआ। विदेशी कंपनियों के लिए दरवाजे खुले और प्रतिस्पर्धा की शुरुआत हुई। यहीं से भारत की कार कहानी ने रफ्तार पकड़ी। ह्युंडई भारत आई, डेवू आई, फोर्ड, होंडा, टोयोटा जैसी कंपनियों ने कदम रखा। पहली बार भारतीय ग्राहक के पास विकल्प थे। अब सवाल यह नहीं था कि कौन सी कार मिलेगी, बल्कि यह था कि कौन सी कार लेंगे। ह्युंडई सांट्रो ने टॉल बॉय डिजाइन दिया। यह कार शहरों में बेहद लोकप्रिय हुई।
वैगन आर ने फैमिली कार की परिभाषा बदली। आल्टो ने सस्ती कार के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। कार अब शहरी मध्यम वर्ग की पहचान बन चुकी थी। 2000 के दशक की शुरुआत तक भारत सिर्फ कार खरीदने वाला देश नहीं रहा, वह कार बनाने वाला देश बन गया। फैक्ट्रियां लगीं, सप्लाई चेन बनी, लाखों लोगों को रोजगार मिला। कार उद्योग भारत की अर्थव्यवस्था की रीढ़ बनने लगा। इसी दौर में एक भावनात्मक पल आया। टाटा मोटर्स ने इंडिका लॉन्च की। यह पहली पूरी तरह भारतीय डिजाइन की गई कार थी। भले ही तकनीकी खामियां थीं, लेकिन यह मेड इन इंडिया का गर्व थी। पहली बार भारत ने दुनिया को दिखाया कि वह सिर्फ असेंबल नहीं करता, वह डिजाइन भी कर सकता है। इसके बाद टाटा नैनो आई, दुनिया की सबसे सस्ती कार। यह विचार ही क्रांतिकारी था। एक ऐसा वाहन जो दो पहिया चलाने वाले परिवार को चार पहियों की सुरक्षा दे सके। नैनो व्यावसायिक रूप से सफल नहीं हुई, लेकिन उसने यह साबित कर दिया कि भारत में सोचने की हिम्मत है। धीरे धीरे भारतीय ग्राहक बदलने लगा। अब सिर्फ माइलेज काफी नहीं था, लोग डिजाइन, ब्रांड, सेफ्टी और फीचर्स देखने लगे। होंडा सिटी, टोयोटा इनोवा, स्कॉर्पियो जैसी गाड़ियों ने भारतीय सड़कों की पहचान बदल दी। कार अब सिर्फ जरूरत नहीं रही, वह स्टेटस और लाइफस्टाइल बन गई। लेकिन यह कहानी यहीं नहीं रुकती। इंटरनेट, स्मार्टफोन और ग्लोबलाइजेशन ने ग्राहक को और जागरूक बना दिया। अब तुलना होती थी, रिव्यू देखे जाते थे और कंपनियों पर दबाव बढ़ता गया। भारत की कार क्रांति अब एक नए दौर में प्रवेश कर रही थी। और यहीं से कहानी और भी दिलचस्प हो जाती है। जैसे जैसे भारत की अर्थव्यवस्था मजबूत होती गई, वैसे वैसे भारतीय ग्राहक की सोच भी बदलने लगी। अब कार सिर्फ चार पहिए और इंजन नहीं थी, वह आत्मसम्मान, पहचान और तरक्की का प्रतीक बन चुकी थी। 2005 के बाद भारत में एक नई पीढ़ी उभर रही थी। ऐसी पीढ़ी जो ग्लोबल दुनिया को देख रही थी, इंटरनेट इस्तेमाल कर रही थी और वही सुविधाएं चाहती थी जो विदेशों में मिलती थीं। इसी समय भारतीय सड़कों पर एक नया चलन दिखाई देने लगा, एसयूवी और बड़ी गाड़ियों का क्रेज। महिंद्रा स्कॉर्पियो ने इस बदलाव की नींव रखी। यह पहली बार हुआ जब किसी भारतीय कंपनी ने ऐसी गाड़ी बनाई जो मजबूत भी थी, ऊंची भी थी और रफ टफ भारतीय सड़कों के लिए बनी थी। स्कॉर्पियो ने यह साबित कर दिया कि भारतीय ग्राहक सिर्फ माइलेज नहीं चाहता, वह ताकत और रोड प्रेजेंस भी चाहता है। इसके बाद बोलेरो, सफरी और फिर एक्सयूवी जैसी गाड़ियों ने एसयूवी को भारत की नई पसंद बना दिया। टोयोटा इनोवा ने एक अलग कहानी लिखी। यह कार टैक्सी के लिए नहीं बनी थी, लेकिन भारतीय परिवारों ने इसे अपना लिया। आराम, भरोसेमंद इंजन और लंबी उम्र, इनोवा ने वह भरोसा दिया जो बहुत कम गाड़ियां दे पाती हैं। यह कार एक पीढ़ी की पारिवारिक यादों का हिस्सा बन गई। इसी दौरान सेफ्टी पर भी बातचीत शुरू हुई, लेकिन यह बातचीत बहुत धीमी थी। भारत में लंबे समय तक एयरबैग, एबीएस और क्रैश रेटिंग जैसे शब्द लग्जरी माने जाते रहे। कंपनियां जानती थीं कि अगर सेफ्टी बढ़ाई गई तो कीमत बढ़ेगी और ग्राहक शायद तैयार नहीं होंगे। लेकिन यह सोच ज्यादा दिन नहीं चली। जैसे जैसे सड़क दुर्घटनाएं बढ़ने लगीं और मीडिया ने सवाल उठाने शुरू किए, सरकार को भी हस्तक्षेप करना पड़ा। ग्लोबल एनसीएफ जैसी संस्थाओं ने जब भारतीय गाड़ियों को कम रेटिंग दी तो यह राष्ट्रीय बहस बन गई। पहली बार लोगों को एहसास हुआ कि सस्ती कार का मतलब असुरक्षित कार नहीं होना चाहिए। टाटा मोटर्स ने इस मोर्चे पर वापसी की। नेक्सॉन ने 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग हासिल की और भारतीय सोच को झकझोर दिया। पहली बार ग्राहक गर्व से कहने लगा, मेरी कार सुरक्षित है। इसके बाद महिंद्रा और टाटा ने सेफ्टी को अपने ब्रांड की पहचान बना लिया। लेकिन इसी बीच एक और बड़ा बदलाव चुपचाप आ रहा था। ईंधन की कीमतें। पेट्रोल और डीजल लगातार महंगे होते जा रहे थे। प्रदूषण बढ़ रहा था। शहरों की हवा जहरीली हो रही थी। दुनिया जलवायु परिवर्तन की बात करने लगी थी। भारत भी इससे अछूता नहीं रह सकता था। यहीं से इलेक्ट्रिक गाड़ियों की चर्चा शुरू हुई। शुरुआत में लोग इलेक्ट्रिक कारों को मजाक में लेते थे। रेंज कम, चार्जिंग स्टेशन नहीं, कीमत ज्यादा, हर तरफ सवाल ही सवाल थे। लेकिन सरकार ने इसे भविष्य के रूप में देखना शुरू कर दिया। सब्सिडी, टैक्स में छूट और नीतियां लाई गईं। टाटा मोटर्स ने फिर से पहल की। टाटा नेक्सॉन ईवी ने साबित किया कि इलेक्ट्रिक कार भारत में भी काम कर सकती है। धीरे धीरे शहरों में चार्जिंग स्टेशन दिखने लगे।
लोग पहली बार सोचने लगे कि शायद पेट्रोल का विकल्प आ चुका है। लेकिन भारत की कार क्रांति सिर्फ टेक्नोलॉजी तक सीमित नहीं थी, यह सामाजिक बदलाव की कहानी भी थी। एक समय था जब कार घर के पुरुष सदस्य की पहचान मानी जाती थी, लेकिन अब महिलाएं खुद गाड़ी चला रही थीं, खुद खरीद रही थीं। युवाओं के लिए पहली नौकरी का पहला लक्ष्य कार बन गया। ईएमआई, लोन और फाइनेंस ने कार को और सुलभ बना दिया। कार अब सिर्फ शहरों तक सीमित नहीं रही, छोटे शहरों और कस्बों में भी शोरूम खुलने लगे। गांवों में पक्की सड़कों के साथ गाड़ियां पहुंची। भारत की सड़कें बदल रही थीं और उनके साथ समाज भी। लेकिन हर क्रांति की तरह यहां भी चुनौतियां थीं। ट्रैफिक बढ़ रहा था, शहर जाम से जूझ रहे थे, पार्किंग एक समस्या बन गई, पर्यावरण पर दबाव बढ़ा। सवाल उठने लगे, क्या हर व्यक्ति के पास कार होना सही है? यहीं से मोबिलिटी की नई परिभाषा बनने लगी। कैब सर्विसेज, राइड शेयरिंग और सब्सक्रिप्शन मॉडल आए। ओला और उबर ने यह दिखाया कि कार रखना जरूरी नहीं, कार तक पहुंच होना जरूरी है। फिर आया एक ऐसा साल जिसने पूरी दुनिया को रोक दिया, 2020। कोरोना महामारी ने सब कुछ बदल दिया। फैक्ट्रियां बंद हो गईं, सप्लाई चेन टूट गई, चिप्स की कमी हो गई, कारों की वेटिंग महीनों तक पहुंच गई। लेकिन इसी संकट में एक नया ट्रेंड उभरा। लोगों ने पब्लिक ट्रांसपोर्ट से दूरी बना ली और निजी वाहन को सुरक्षित विकल्प माना। बिक्री गिरी भी और फिर अचानक बढ़ी भी। एसयूवी का क्रेज और तेज हो गया। सेफ्टी, स्पेस और ऊंची ड्राइविंग पोजीशन लोगों को आकर्षित करने लगी। भारतीय कार बाजार अब पहले से बिल्कुल अलग था। आज भारत दुनिया के सबसे बड़े कार बाजारों में से एक है। यहां हर तरह की गाड़ी है, सस्ती से लेकर लग्जरी तक, पेट्रोल से लेकर इलेक्ट्रिक तक। लेकिन यह कहानी अभी पूरी नहीं हुई है, क्योंकि असली सवाल अब यह नहीं है कि भारत कितनी कारें बनाएगा। असली सवाल यह है, भारत किस तरह की मोबिलिटी बनाएगा।